हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और क्लास 12th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जैसा कि आप जानते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर ही लिए थे, है ना। लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, बस एक टॉपिक हमारा बच जाता है, आइसोमेरिज्म। तो उसको आज हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जो है एक, हम कह सकते हैं, बड़ा टॉपिक भी है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने बात की एडिशन कंपाउंड की, जिसमें हमने पढ़ा डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सी कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हमने बात की सेंट्रल मेटल एटम की, कि सेंट्रल मेटल एटम होते क्या है। ठीक है, फिर हमने बात की लीगेंड्स की, लीगेंड्स क्या है। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम में हमने ये भी देखा कि सेंट्रल मेटल एटम किसको हम कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, है ना। कोई एलिमेंट जो है, कोई एटम जो सेंट्रल मेटल एटम कैसे बने, कोई मेटल कैसे बनेगा सेंट्रल मेटल एटम, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे वो कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, जैसे उसका साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, हाई जेड इफेक्टिव होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, जो कि सब किसमें होते हैं, जो हमारे डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट में ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना हमने देखा। फिर हमने लीगेंड्स के बारे में बात की, तो लीगेंड्स में भी हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तीन तरह के लीगेंड हमारे पास थे। एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज, और एक होते हैं न्यूट्रल। फिर सेकंड हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी के आधार पर हमने देखा कि मोनोडेंटेट, बायडेंटेट, पॉलीडेंटेट। इसके अलावा कुछ और लीगेंड हमने देखे, जैसे कि एम्बीडेंटेट लीगेंड क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किलेटिंग लीगेंड, नेक्स्ट फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हमने बात की। ठीक है, इतना टॉपिक कंप्लीट। जब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ तो हमने बात की नोमेनक्लेचर के बारे में, और इसके हमने रूल्स भी पढ़े, है ना। कौन से रूल्स, कि नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर के रूल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। चलो, नोमेनक्लेचर, नेक्स्ट हमने नोमेनक्लेचर के बारे में बात की, रूल्स हमने देखे क्या क्या रूल्स हैं, नोमेनक्लेचर कैसे कैसे हम करेंगे। ठीक है, फिर लीगेंड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, मतलब लीगेंड है तो कैसे लिखेंगे, मेटल है तो मेटल का नाम, अगर आयनाइजेशन स्पेयर में है, ठीक है, या हमारा केटाइनिक, सॉरी, या एनायनिक स्पेयर में है, केटाइनिक स्पेयर में है, या न्यूट्रल है, तो कैसे नोमेनक्लेचर होगा। जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें हमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, न्यूमेरिकल उसमें हमें जो है मेटल का जो है नाम, उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल के नाम के बाद ब्रैकेट में रोमन न्यूमेरल्स में उसका नाम लिखना है। जैसे मान लो अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो इस तरीके से, ऑक्सीडेशन 2 है तो इस तरीके से, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो इस तरीके से। इतना पढ़ा। फिर हमने बात की कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने बात की। ठीक है, इतना पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी क्या है, इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात की। और अल्फ्रेड वर्नर ने दी थी वर्नर्स थ्योरी। अल्फ्रेड वर्नर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलो, एक ये बात हो गई थी। फिर हमने बात की वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वीबीटी में भी सेम हमने पोस्टुलेट्स के बारे में बात की है, नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए।
ठीक है, इस तरीके से हमने ये पढ़ा, वीबीटी पढ़ी, वीबीटी में पोस्टुलेट्स पढ़े, इनकी क्या लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस के बारे में बात की। साथ में बच्चों वीबीटी में हमने जैसे कंपाउंड भी देखे, तो कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, है ना, यहाँ पर क्या पढ़ा, मेन हाइब्रिडाइजेशन, कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। इसके अलावा हमने बात की कि यहाँ पर जो कंपाउंड है, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री भी पता चलती है ना, ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे ये भी हमने डिस्कस किया। चलो इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके भी पोस्टुलेट्स और लास्ट में ड्रॉबैक्स, जो कि दो ही ड्रॉबैक्स हैं इसके, दो डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने देख लिए थे, है ना, कि क्या क्या है डिसएडवांटेजेस, उनको पहले बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पोस्टुलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो काफी सारे पोस्टुलेट्स हमने देखे, यहाँ पे हमने सीएफएस यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में बात की। इसके क्या कह सकते हैं हम, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में बात की। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया था बच्चों कि यहाँ पर जो है हम कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे हमें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, क्यों, क्योंकि गैप क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लो ये हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ठीक है, हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, एनर्जी का गैप दिख रहा होगा, इनके बीच में एनर्जी का गैप कम है, जबकि इनके बीच में एनर्जी का गैप ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लिया गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और यहाँ पर है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इसीलिए पेयरिंग जो है वो होती है, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर गैप कम है, इस वजह से पेयरिंग नहीं होती है। क्लियर है। चलो फिर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था, ये डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से फैक्टर है जिसको जो है कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करती है सीएफएससी को। तो लीगेंड का नेचर, जेड इफेक्टिव, सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज है जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं वो भी अफेक्ट करता है। चार्ज अगर ज्यादा है तो सीएफएससी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली थी। फिर ड्रॉबैक्स हमने पढ़ लिए थे कि यहाँ पर जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड या वीक फील्ड लीगेंड की जो बात की गई है। अच्छा, ड्रॉबैक से पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। यहाँ पर जो है हमें मैग्नेटिक नेचर के बारे में पता चला, कॉम्प्लेक्स जो कलर फॉर्मेशन करते हैं, किस वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से, कैसे कलर ये शो करते हैं ये हमने देख लिया था। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके चला जाएगा कहाँ, ऊपर, है ना, एक्साइटेड स्टेट में। फिर जब ये एनर्जी क्या करेगा, वापस से एमिट करेगा। अगर एमिट करता है एनर्जी को या उस वेवलेंथ को विजिबल रीजन में, तो हमें कलर दिखता है। ये होता है डी ट्रांजिशन की वजह से। कुछ कंपाउंड जैसे Cr2O7 नेगेटिव है, तो ये जो है इसमें कोई डी ट्रांजिशन नहीं होता, फिर भी ये कलर शो करता है। तो किस वजह से कलर शो करता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की मदद से। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात हो गई पोस्टुलेट्स की, मतलब जो हमने एडवांटेजेस पढ़े वहां पर कि क्या क्या एडवांटेजेस थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स का कलर ये शो करते हैं। ठीक है, काफी चीजें हमने डिस्कस की। फिर हमने इसके ड्रॉबैक डिस्कस किए। मेनली दो ड्रॉबैक्स हैं। एक तो है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, जैसे जो नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज या रिपल्शन ज्यादा होना चाहिए था, जिस वजह से एनर्जी का गैप ज्यादा होना चाहिए था, और उन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बनना चाहिए था नेगेटिवली चार्ज वालों को, न्यूट्रल चार्ज के कंपैरिजन में। लेकिन जब हमने देखा तो जो एफ नेगेटिव है, सीएल नेगेटिव है, जिनमें ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। जो न्यूट्रल है, जैसे हमारे पास NH3 है, तो ये सारे कैसे हैं, जो न्यूट्रल है वो कैसे हैं बच्चों, वो जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसको वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्या रीजन इसके पीछे है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर यहाँ पे हो गया था हमारा, यहाँ तक सारी चीजें ये हो गई हैं कंप्लीट। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। चलिए, तो एक बार आप देख भी लीजिए जो जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ तक जब जो भी हमने पढ़ा है बच्चों, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आपको होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वर्नर्स थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है,
ये आ गया, ये कुछ क्वेश्चन हमने करे थे, इस तरीके से आपको देख लेना है ये। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, सीएफटी के बारे में बात की, फिर हमने पोस्टुलेट्स देख, सेलेंट फीचर्स देख लिए थे, स्प्लिटिंग देख ली थी, ऑक्टाहाइड्रल में स्प्लिटिंग, टेट्राहाइड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन से फैक्टर हैं सीएफएससी को अफेक्ट करते हैं जो, फिर कॉम्प्लेक्सेस के ज्योमेट्री, एप्लीकेशंस देख ली थे सीएफटी के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे एप्लीकेशंस ही हैं सीएफटी के, ये सब एप्लीकेशंस हैं, ये कलर भी, ठीक है। फिर एडवांटेजेस दिए हैं कि स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बता दे, सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और ये थे हमारे पास दो ड्रॉबैक्स। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि ये प्योरली आयनिक होते हैं, है ना, कहा जा रहा है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड बॉन्ड है इसे कंसीडर किया जा रहा है कि प्योरली क्या आयनिक है, लेकिन एक्चुअली ये क्या करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर भी एग्जिबिट करते हैं, जिसको ये सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। चलो, बाकी यहां तक हो गया था कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। अब सबसे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर किसे कहेंगे, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, उन्हें कहेंगे आइसोमर। तो यहां पर डिफाइन कर लेंगे आइसोमर्स को, आइसोमर कंपाउंड्स which have same molecular formula but different physical and chemical properties। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो आइसोमर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, क्या क्या, एक होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होते हैं हमारे पास स्टीरियो आइसोमर। अब ये स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों को ही आगे क्या किया जाता है, आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, इसको तो हम आगे ही करेंगे क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट जस्ट करने वाले हैं। बल्कि स्टीरियो आइसोमर में हमारे पास होते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आइसोमर बोले या आइसोमेरिज्म बोले, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये बात हो गई आइसोमेरिज्म की, ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें हमने समझ ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं, उससे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलो, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलो, तो क्या होते हैं बच्चों ये
compounds which have same molecular formula, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट बॉन्डिंग इज डिफरेंट। लेकिन यहां पर बॉन्डिंग क्या है, डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन बॉन्डिंग डिफरेंट है। अब ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहां पर पहला है हमारे पास आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। ठीक है, आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और पांचवा है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये 5 टाइप हैं। कहीं कहीं पे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं होता है, 4 टाइप भी होते हैं। ठीक है, तो क्लियर, ये टाइप समझ लिए हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और पॉलीमराइजेशन। ये अलग अलग टाइप हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अब एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे, तो आप समझ लीजिए पहले हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में हमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ने। स्ट्रक्चरल में जो 5 आइसोमेरिज्म हमने अभी देखे, कौन कौन से, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और पॉलीमराइजेशन, ये पांचों हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये इजी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे जैसे स्ट्रक्चरल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आप नोट करो, फिर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। चलो, तो इसको ऐसा समझते हैं, 2 एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो ये आयंस बनाएंगे, आयंस फर्निश करेंगे, वो आयंस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कैसे, यहाँ पर समझते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO NH3 Cl2 SO4। ठीक, दूसरा हमारे पास है CO CO क्या है, कोबाल्ट है हमारा, मेटल है। ठीक है, Cl SO4, एक Cl आ जाएगा बाहर। अब जब हम इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, है ना, वाटर में डालेंगे, तो ये क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CO NH3 Cl2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CO, ठीक है, NH3 Cl SO4 प्लस Cl नेगेटिव। इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके। तो यहां पर देखो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट आयंस को क्या कर रहे हैं,
फर्निश कर रहे हैं, तो इस या प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आयनाइजेशन पर अलग अलग तरह के आयन ये फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम ये लिख सकते हैं यहां पर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which furnish different ions, जो क्या करते हैं, डिफरेंट आयन फर्निश करते हैं। ठीक है, कहां पर, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस फर्निश करते हैं, लेकिन किसमें, इन aqueous solution are known as ionization isomerism। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस को फर्निश करते हैं वो होते हैं हमारे आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम ये भी सिंपल ये भी लिख सकते थे कि compounds having same molecular formula but on ionization give different ions are known as ionization isomerism। तो ये ऐसा भी आप लिख सकते हो। मेन क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देख के पता चल जाना चाहिए कि क्या यहां पर हो रहा है। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और पढ़ेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अपने आने वाले अगले सेशन में। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।